ओके, वेलकम आप सभी का भाई। देखिए, आज अपन बात करेंगे कि आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए सिलेबस है, उसमें पेपर नंबर थर्ड जो रहता है ना। पेपर नंबर थर्ड का मतलब जहाँ आपको जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान तैयार करना होता है ना। तो इसको लेके आपको कैसे तैयारी करनी है, और बाकी जो आपका सब्जेक्ट है उसके रिलेशन में ये आप कैसे लेंगे ना। तो वो सारी बातें आज अपन करते हैं। देखो, पहले तो अपन सिलेबस को देख लेते हैं कि लास्ट बार जो सिलेबस था और अभी लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट के बाद में जो सिलेबस आया है उसमें कोई चेंज नहीं है, सिलेबस सेम ही है। सिलेबस का जो पहला पॉइंट है वहाँ पे देखो, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, हेरिटेज ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान से जुड़ा हुआ एक बेसिक सेक्शन होता है जनरल स्टडीज़ का, जिसमें हिस्ट्री है, आर्ट, कल्चर, ये सब है। वैसे क्या है कि ये कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल सेक्शन नहीं है। एक कॉमन चीज़ होती है, मतलब ऑलमोस्ट सभी राजस्थान के जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स हैं ना उनमें ये चीज़ें रहती है। ठीक है। और अगर आप अपनी बात करते हैं, साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट जिन्होंने, मान लीजिए कि आपने पहले तैयारी नहीं की है, ज़्यादा तैयारी नहीं की है, तो भी आप बहुत ही इजीली इन चीज़ों को आराम से कर लेंगे। क्योंकि देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊँ तो मैंने पहली बार ही इस एग्ज़ाम में जीके पढ़ा था, और मैंने भी सेम आप लोगों की तरह ही ऐसे लोगों से पूछा, बातें की, तो यही बात आई थी कि इजी से हो जाता है। और जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो इन चीज़ों को थोड़ा जल्दी कैच कर लेते हैं, और उनको जैसे एक नया फ्लेवर होता है। क्योंकि सब्जेक्ट को तो अपन बार बार पढ़ रहे होते हैं, उसको तो अपन बीएससी से पढ़ रहे हैं, बीएससी एमएससी उसके बाद भी पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें पहली बार होती हैं तो रोचक भी लगती हैं, और है ना, इनको पढ़ने का मन भी करता है और ये याद भी हो जाती हैं। और है ना, इनके जो कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं, जो जो चीज़ें होती हैं, वो अपने दिमाग में इजीली आ जाते हैं। तो बड़ा कोई इशू नहीं है ना, कि इनको बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस लेने वाली चीज़ें नहीं है। तो पहला जो सेक्शन है उसमें हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, हेरिटेज, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे कि आपका सिलेबस वाइज देखेंगे तो एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान है ना, जिसमें कि मीजोलिथिक से लेके स्टोन एज, ये सारे जो आपके सभ्यताएं हैं वो सब आपको तैयार करनी है। तो ये सब देखनी है आपको। मेजर डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान, रूलर्स हैं, उनके टाइम हैं, उनके कल्चरल अचीवमेंट्स है, ये सब हैं। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ राजपूत रूलर्स अगेंस्ट मुस्लिम पावर, उनके बीच में जो 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 रही हुई चीज़ें हैं वो सारे आपको है ना हिस्ट्री वाइज तैयार करनी है। भक्ति मूवमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, है ना। और जो आपके सेंट हैं, फॉल्क गॉड्स गॉडेज हैं, ये सारी चीज़ें जो जनरली हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें भी बहुत सारा इनका रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आराम से चीज़ें तैयार हो जाती हैं। पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड फ्रीडम मूवमेंट जो रहा हुआ राजस्थान का, वो सारा है। वुमेंस के रोल क्या है ना, फॉल्क कल्चर है ना, मेले हैं, त्यौहार हैं, है ना, म्यूज़िक है, डांस हैं, सॉन्ग्स, इंस्ट्रूमेंट है ना, ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स। राजस्थानी लैंग्वेज का ओरिजिन, डेवलपमेंट है, मेन डायलेक्ट्स और रीजन्स हैं, राजस्थानी स्क्रिप्ट्स हैं, है ना। इसी प्रकार से लिटरेचर है, लिटरेचर को भी यहाँ पे डिवाइड किया गया, अर्ली पीरियड, प्री मेडिएवल, पोस्ट मेडिएवल एंड मॉडर्न पीरियड, है ना। फेमस राइटर्स, राजस्थानी भाषा के फेमस राइटर्स हैं, है ना, और उनके द्वारा लिखे हुए जो लिटरेचर्स हैं, उनके जो वर्क हैं, बुक्स हैं, वो सब देखना है। राजस्थान को आपको जो विरासत है हमारी, धरोहर हैं, उसके हिसाब से टूरिज़्म पॉलिसी, विजन, टूरिज़्म के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन एंगल से आपको देखना है। ऐसे दूसरा सेक्शन है वो ज्योग्राफी का है ना। ज्योग्राफी भी एक कॉमन चीज़ होती है, लगभग सभी एग्जाम्स में आता है।
तो ये भी आपको वो सिंपली तैयार करना है। फिजियोग्राफी को लेके बातें हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, क्लाइमेट का है, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, पॉपुलेशन से जुड़ी हुई फीचर्स हैं, है ना, उसमें लाइव स्टॉक भी आ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी भी आ जाएगा, कंजर्वेशन भी आ जाएगा। मेजर अपने क्रॉप्स हैं, इरिगेशन सिस्टम्स हैं, सिंचाई से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, है ना, मेजर इंडस्ट्रीज हैं, है ना, अप टू डेट चीज़ें आपको तैयार करनी है। ये सारी चीज़ें आपको, है ना, 2025 के हिसाब से तैयार करनी है। पीछे जो ड्रॉथ हैं, अकाल पड़े हुए हैं, डेजर्टिफिकेशन, प्रॉब्लम्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पैंडेमिक्स, ये सब आपका यहाँ पे रहेगा। ऐसे ही एक सेक्शन दिया हुआ है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के अंदर जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो तंत्र है ना, वो आपको पढ़ना है। गवर्नर, इनके पावर्स, ये कैसे इलेक्ट होते हैं, इनके सारे पॉइंट्स हैं। चीफ मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, हाई कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम, पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन, है ना, ये सारे कमीशन आपको देखने हैं। चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट सेक्रेटरीट, ये सब ऑर्गेनाइजेशन वाइज क्या है ना, कि ये सारा सिस्टम राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, राइट बेस्ड सिटीजनशिप्स हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ऐसे एक पार्ट है वो इकोनॉमी है राजस्थान का। राजस्थान का जो आर्थिक दृष्टिकोण है उस हिसाब से ये सारा सेक्शन है। स्टेट की इकोनॉमी के फीचर्स हैं, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपोजिशनल ट्रेंड है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वगैरह का, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। क्रॉपिंग पैटर्न्स भी आ जाएंगे। इसी प्रकार से लाइव स्टॉक्स वाला आपको तैयार करना है। इंडस्ट्रियल आउटलुक वाइज भी आपको जो इंडस्ट्रियल सेक्शन है जहाँ से राजस्थान की इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है, वो भी आपको देखना है। ठीक है, देखो ये मेजर इंडस्ट्रीज आप टिल डेट ही करेंगे, और जो चुनौतियां हैं राजस्थान में इकोनॉमिक ग्रोथ की वो सब देखनी है आपको, है ना। MSME जो है पोर्टल भारत सरकार का, जिसमें जो लघु उद्योग हैं, माइनर उद्योग हैं, है ना, इन सब का रजिस्ट्रेशन, ये सब कैसे मैनेज होते हैं। इसी प्रकार से सेस सिस्टम है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, रिको है, RFC है, एग्रो प्रोसेसिंग, पब्लिक सेक्टर्स वगैरह, ये सब इकोनॉमिक एंगल से आपको देखना है। इसी प्रकार से सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में जैसे एजुकेशन है, रेसेंट ईयर्स के डेवलपमेंट, हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, मिड डे प्रोग्राम्स हैं, है ना, इधर रसोई योजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज, विलेज रोड्स, पावर सप्लाई को लेके हैं, सोलर एम्पावरमेंट को लेके राजस्थान की क्या कंडीशन है, हैंडीक्राफ्ट्स को लेके है, एक्सपोर्ट को लेके राजस्थान में कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जहाँ से हमें इकोनॉमिक गेन होती है ना। लेटेस्ट मेजर वेलफेयर स्कीम्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू इकोनॉमिकली एंड सोशल बैकग्राउंड क्लासेस, कि कौन कौन सी स्कीम चलती हैं जो पिछड़े समुदाय हैं उनके उत्थान के लिए, जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए कौन सी स्कीम है, वृद्ध व्यक्तियों की स्कीम्स हैं, और महिला सशक्तिकरण और चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर राजस्थान गवर्नमेंट की क्या क्या योजनाएं हैं, वो सब आपको देखना है ना। रीजनल इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज को, अलग अलग भागों में रोजगार को लेकर जो विषमताएं हैं, है ना, उनसे जुड़े हुए इश्यूज आपको देखने हैं, है ना। ऐसे एक सेक्शन दे रखा है कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स, है ना। तो इसमें देखो आपको जो रिसेंट चीज़ें वो सब तैयार करनी होती हैं, जैसे कि इवेंट्स हैं, इश्यूज हैं राजस्थान से जुड़े हुए, है ना, कुछ व्यक्ति विशेष हैं या स्थान विशेष हैं जो चर्चित रहे हैं पिछले दिनों के अंदर, है ना। स्पोर्ट्स का है, गेम्स का है, इसमें साइंस है, ये भी आ सकता है ना। और जो डेवलपमेंट है वो सब इसमें आ सकते हैं, केवल लिखा हुआ है, इसके बियॉन्ड भी आप जा सकते हैं। आपको जाने का मतलब ये है कि आपके पास जो रिसोर्स होंगे ना उनमें ये चीज़ें दी हुई होती हैं, आपको अलग से कोई ज़्यादा कुछ, है ना, अरेंज नहीं करना है। क्योंकि देखो अपने जब क्लास स्टार्ट की थी तब भी मैंने आपको समझाया था कि ये जो सेक्शन है ये 50 मार्क्स का सेक्शन है,
हाँ ना, नीचे ये पैटर्न भी यहाँ पे दिखाया हुआ देखो। तो मैक्सिमम मार्क्स 50 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है ना, कि हाफ मार्क का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो 50 नंबर का ये पेपर नंबर 3 है, ये आपका रहता है। ठीक है, अब देखो अभी ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको इसमें कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। बट जैसे मेरा मानना है, और जो स्टूडेंट जैसे 2000 है ना 23 की वैकेंसी में अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, और उनसे जो मेरी बातें हुई हैं, या इससे पहले के बैच के जो कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हो गए, उनसे बातें हुई, तो उन सारी चीज़ों को भी हमें ऐसे अपनी जो प्लानिंग है उसमें डालना चाहिए। और इवन मैं मेरा खुद का भी आपको बता देता हूँ कि इसमें दो चीज़ें हैं देखो। अगर आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी में जुटे हुए हैं, तब तो क्या है कि आपका जो स्कोर है वो 30 से 35 के बीच में जा सकता है। ऐसा उनके लिए हो सकता है जो स्टूडेंट है ना पहले और भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी दे रहे हैं, जिनका मान लो कि बीएड हो रखा है, बीएड के एंगल से फिर स्कूल एजुकेशन की एग्ज़ाम्स में जा रहे हैं, है ना, तो जिनका पीछे से लगातार एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस है, तैयारी का एक्सपीरियंस है, उनके लिए तो ये बेसिक चीज़ है। वैसे आपको लगता है कि जीके है, लेकिन ये बाकी एग्ज़ाम्स के हिसाब से देखते हैं तो एक कॉमन और बेसिक जीके है, इतना सा ही है, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है। तो अगर आपकी तैयारी पहले से ज़्यादा है, तब तो आप मान सकते हैं कि आपके नंबर है वो 30+ है, वो 30 से लेकर 35 के बीच में आ सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे हो सकते हैं, मान लो कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो है ना सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, तो उसके नंबर वो 35+ भी आ सकते हैं, है ना, बट वो बहुत ही रेयर कंडीशन है, ऐसे लोग बहुत कम हैं, कोई का दुका लोग होता है। तो आपको इससे कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा इशू नहीं है। हाँ, कुछ एक लोगों के यहाँ ये नंबर आ सकते हैं, लेकिन इसमें देखो मेरा ऐसा मानना है कि जिन स्टूडेंट्स या जिन कैंडिडेट्स के नंबर 30 से 35 आ रहे हैं, यानी कि जो बहुत बार ऐसे बार बार कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए जीके पढ़ रहे हैं, जीके एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ठीक है उनको यहाँ जीके में नंबर मिल जाएंगे, लेकिन उनको सब्जेक्ट में, क्योंकि वो बार बार एग्ज़ाम्स के लिए स्विचिंग करते आ रहे हैं, तो सब्जेक्ट में उनको इस चीज़ का नुकसान होता है। तो अगर आप बार बार पहले जीके के एग्ज़ाम नहीं दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे फ़ायदा है ना। हालांकि आपके जो नंबर हैं वो 20 से 25 नंबर ही बनेंगे, लेकिन आपको क्या है कि फिर सब्जेक्ट में प्रॉफिट है इस चीज़ का। सब्जेक्ट में आप लोग क्या है कि एक्स्ट्रा गेन करेंगे। तो बहुत रेयर ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके जीके में 30-35 नंबर आ रहे हैं, और सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं, मतलब इक्के दुक्के लोग ही होंगे। हर एग्ज़ाम में ऐसी कहानी सहनी होती है, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको तनाव नहीं लेना है। हाँ, ये कि अगर आपने पहले ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं दी हैं, तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो आप मान के चलिए कि आपको 20 से 25 मार्क्स के लिए काम करना है। इसको समझने का तरीका ऐसा हो सकता है कि जैसे आप चाहे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करके अगर यहाँ पे आप 30 नंबर लाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग वो गलत है ना। आपको कितना काम करना है, आपको काम करना है कि आपके 20 से 25 नंबर है वो आ जाए। देखो 20 नंबर इसलिए अपन बोल रहे हैं कि अगर 40% वाला कुछ होता भी है, हालांकि तो एडवर्टाइजमेंट के बाद में से रूल चेंज नहीं हो सकते, बट अगर फिर भी ऐसा कुछ भी होता है तो आपके 20 मार्क्स हैं वो एनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, आपका स्कोर है वो 20 मार्क्स के लिए आप अपने आप को माइंड वाइज सेट कर दीजिए कि मुझे यहाँ से 20 नंबर चाहिए बस। ठीक है, अब 20 नंबर आपको यहाँ से चाहिए, बाकी जो आपके नंबर हैं वो आपको सब्जेक्ट से लाने हैं। और ये भी देखना आपका जो इंटरव्यू है, जैसे आप अभी लेटेस्ट जो इंटरव्यू होंगे उनके बारे में भी आप देख रहे होंगे, चीज़ों को जान रहे होंगे, तो वहाँ पर भी सेम यही चीज़ निकल के आ रही है कि जिनके एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आ रहे हैं, है ना, जिनके टॉप मार्क्स आए हुए हैं ना, उनको इंटरव्यू का स्ट्रेस नहीं है, और उनका इंटरव्यू वो बहुत आराम से हो जाएगा, उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। यानी कि फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का हो रहा है, या फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनके एग्ज़ाम में नंबर है वो अच्छे नंबर आ रहे हैं।
अब इन अच्छे नंबर में क्या है कि देखो जीके अच्छा नहीं हो सकता, ये आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि अच्छे मार्क्स आप जो गेन करेंगे ना उसमें सब्जेक्ट के दम पे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ना कि जीके के नाम पे। अगर कोई जीके के नाम पे 30-35 नंबर ला रहा है तो वो सब्जेक्ट में उतना नहीं ला पाएगा, ये 95% बात सही है। मीन्स आपको तनाव नहीं लेना है, आपको सिर्फ इतना सा है कि मेरे 20 नंबर कैसे आएंगे, बस इसका सोचना है, उसी पे काम करना है। बाकी आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आप कितना मैक्सिमम ला सकते हो, बस ये ही इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब सब्जेक्ट में भी मैं आपको बता देता हूँ कि चाहे आप बॉटनी के हैं चाहे आप जूलॉजी के हैं, दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर जो पेपर फेस्ट है वो इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप इन सारी चीज़ों को अगर ऐसे कांस्टेंट करके चलेंगे ना तो आपको ये लगेगा जैसे जीके के नंबर वो आ ही जाएंगे, ठीक है। पेपर सेकंड के अंदर नंबर है वो आ ही जाएंगे क्योंकि सिलेबस है वो सिंपल है, क्वेश्चन है वो सिंपल आते हैं, आराम से हो जाएगा। सिलेक्शन केवल डिपेंड कराएगा जिनका पेपर नंबर फेस्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आप एटलीस्ट ऐसे माइंड मेकअप के साथ रहिए, आपके दिमाग में ऐसे चलना चाहिए कि मुझे 20 नंबर जीके में लाने हैं और मुझे अपना पेपर फेस्ट जो है वो बहुत अच्छा करना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली ना तो आपको इंटरव्यू में तनाव आएगा, है ना आपको कोई इश्यू है, आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उसी दिन निश्चित हो सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम का सबसे सिंपल फंडा यही है जो मैंने आपको अभी बताया कि आप जीके वाला सेक्शन है उसमें आपकी लिमिट है, उस लिमिट तक ही आपको तनाव लेना है ना। वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, अभी हम बात करेंगे आगे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट का पेपर फेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। पछतावा होने से बढ़िया है कि आप समय रहते इस पे काम करें, है ना। रिग्रेट होगा बाद में, ऐसे अफसोस होगा, है ना, कि मतलब इतना टाइम जीके को नहीं देते तो सब्जेक्ट अच्छा हो जाता, सब्जेक्ट में और नंबर आ जाते, इंटरव्यू कॉल हो जाता या सिलेक्शन हो जाता। तो बाद में रिग्रेट ना करना पड़े, बाद में पछतावा ना हो, इसके लिए या तो भाई आपको खुद को पता होना चाहिए, आप खुद इतने श्योर हो कि भाई मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, या फिर ऐसा होना चाहिए कि मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे और वो 100% सही चीज़ है, उसको आप फॉलो करना चाहिए। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर सिलेक्शन, अगर टाइम ख़राब नहीं करना आपको अपना लाइफ सिक्योर करना, आपको चाहिए कि अगर सिलेक्शन होना ही चाहिए तो उसमें कुछ नहीं करना आपको, उसमें आप जीके को आराम से पढ़ते रहिए। पेपर सेकंड है उसको आराम से कर लीजिए, पेपर फर्स्ट है उसके लिए जी जान लगा लीजिए। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जी सर। क्योंकि देखो इसमें क्या है कि देखिए बाहर जितने ज़्यादा लोगों से आप बातचीत करेंगे उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ओपिनियन देंगे लोग, अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, कोई क्या कहेगा कोई क्या कहेगा, राइट। हाँ, आप मैं जो आपको बता रहा हूँ आप उसमें अपने आप को चेक कर लो कि आप उसमें कितने सही हो और आपके ऊपर ये बातें कितनी लागू होती हैं। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि साइंस के लगभग स्टूडेंट्स के ऊपर ये बातें सेम लागू होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोगों को सिंपल यही एक फॉर्मूला है वो फॉलो करना है, ठीक है। चलो उसके बाद में हम आगे बुक्स के बारे में बात करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हालांकि ये क्या है कि इतना बड़ा एरिया है कि इसमें आप कितना भी पढ़ेंगे आपको और मिलता रहेगा और मिलता रहेगा, आपको लगेगा कि मतलब लिमिट ही नहीं आ रही है। तो अपन उस एंगल पे जा ही नहीं रहे, अपन को तो 20 नंबर चाहिए। देखो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो बुक है ना, बुक नंबर फर्स्ट कि लक्ष्य पब्लिकेशन का एक ये गाइड आता है। अभी तो ये क्या है कि कॉलेज व्याख्याता ऐसे बहुत अच्छा सा इसका लुक आ गया है। पिछली भर्ती का आप चेक कर लेना, मार्केट के अंदर ये बुक बहुत कॉमनली अवेलेबल हो जाती है। इसका नया एडिशन वगैरह वो आप चेक कर लेना, आ गया होगा। तो इनका जो सेक्शन इस बुक में इन्होंने डाला है ना, उसमें आपका पेपर थर्ड का बहुत अच्छे तरीके से कवर होता है।
और एक दूसरी चीज़ जो मैंने मेरी तैयारी में यहाँ से समझी थी कि आपको यहाँ पे चीज़ें पढ़नी नहीं होती हैं, चीज़ें आपकी एक्यूरेट भी होनी चाहिए। यानी कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कि गलत पढ़ रहे हो या गलत याद कर रहे हो, तो वो आपको दिक्कत देगा। तो लक्ष्य का जो कंटेंट है वो है ना बहुत सही कंटेंट है, इजी कंटेंट है ना। जैसे मान लो कि आप पनोरमा पे जाते हैं या और कोई और चीज़ों पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस में मैटर नहीं लेना, तो आपको एक्सेस में ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस ही बेसिक है, बस उसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की, एक्सेस जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ये वाला जो बुक है ना, ये आपका मैन बुक है। मैन बुक कहने का मतलब ये है कि ये आपके 15+ नंबर हैं वो इसी बुक से आ जाएंगे। तो आपको माइंड सेट करके इस बुक का मतलब आराम से आप इसको परचेज करके इसको आराम से आप देखिए, और उसके बाद में इसका डिज़ाइन करो इसको पढ़ने का, और इसको एक रूटीन में पढ़ते रहो, है ना। चाहे आप इसको आराम से एक रूटीन में पढ़ते रहो, क्योंकि अभी आपके पास दिसंबर है, दिसंबर 2025 में ये एग्ज़ाम होना है ना। ये तो बताया हुआ है, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होता है तो वो टाइम आपको मिल जाएगा। तो इतना बड़ा बुक नहीं है, बहुत छोटा सा बुक है, आप इसको मुश्किल से सप्ताह भर में पढ़ सकते हो पढ़ने को तो, राइट। लेकिन आप इसको रिपीट कर लेना, आराम से पढ़ना, तसल्ली से पढ़ना, एक सेक्शन लेना, सेक्शन को पढ़ो, आराम से पढ़ो। आपको कुछ लिखने की ज़रूरत है लिख लेना, नहीं लिखने की ज़रूरत है आप अपनी बुक के अंदर इसको टिक कर लेना। क्योंकि देखो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो पेपर 3 की जो एग्ज़ाम है वो अलग दिन होती है, फर्स्ट और सेकंड की एग्ज़ाम है वो एक दिन होती है। तो जिस दिन आपकी जीके की एग्ज़ाम होगी ना, उस दिन केवल जीके की एग्ज़ाम होगी और एक ही पेपर लगेगा, जिसमें फर्स्ट सेकंड तो होते नहीं है। तो एक ही एग्ज़ाम लगेगी और उस दिन है ना आपके पास ये बुक समूह होनी चाहिए, है ना। एग्ज़ाम सेंटर आपका चाहे कहीं भी आता है, उसमें कोई इशू नहीं है, आप आराम से पहुंच जाना, बट ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप नोट्स बनाते हैं तो वो आपका देखो सोचना है, वरना मेरे हिसाब से तो आप किताब में ही लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। मेन बुक इसी को बनाना है, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि एक और दूसरा बुक है, वो एक सप्लीमेंट्री बुक है। इसमें क्या है कि देखो ये सिखवाल पब्लिकेशन का आता है ना। वैसे इसका नाम मानचित्रावली है, ठीक है। अब इस बुक में भी क्या आपको काफ़ी सारा कंटेंट है वो मिल जाएगा, और अलग अलग जो आपके ज़िले हैं है ना, उन सभी ज़िलों का है ना, और जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हैं उनका, इकोनॉमिक जोन्स हैं उन सब का यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट है। बहुत शॉर्ट है, एकदम से शॉर्ट में है ना, और बिल्कुल से डायग्रामेटिक है, बहुत सरल भाषा के अंदर है। ज़्यादा कंटेंट नहीं है, ना तो ज़्यादा कंटेंट लक्ष्य की बुक में है, ना ज़्यादा कंटेंट सिखवाल का ये जो मानचित्रावली है इसके अंदर। दोनों में ही बहुत कंसाइज मैटर है, यानी कि बेसिक जो जनरल नॉलेज है ना उसके हिसाब से ये दोनों किताबें बहुत सही है। इसके बाद में देखो आपको करंट का भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो करंट के इंफॉर्मेशन के लिए जैसे एक तो आता है कि आप जो वार्षिक अंक आते हैं ना वो ज़रूर पढ़ना है ना। जैसे आप 2024 का है ना, और उस समय तक 2025 का भी जैसे आ जाएगा वार्षिक अंक जो भी है, तो ये जो विशेषांक होते हैं, वार्षिक अंक होते हैं ना, इनको पढ़ना है ना। चाहे तो आप जो क्रोनोलॉजी है उसका काम में ले सकते हो, आप चाहे तो प्रतियोगिता दर्पण है उसका भी आता है, आप उनके भी काम में ले सकते हो। तो इसमें क्या है कि साल भर का जो इम्पोर्टेंट है ना, जो इंफॉर्मेशन है वो सब आ जाती है सभी सेक्टर्स की। तो ये भी आपको इसमें ऐड करनी है। और एक क्या है कि एक आप ऐड कर लो कि मंथली बेसिस के ऊपर है ना, पर मंथ आप चाहे तो इसका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है वो कर लो, आपके घर के एड्रेस के ऊपर ही आती रहेगी, कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो क्रोनोलॉजी है उसको आप सब्सक्राइब कर लो, और उसके मंथली इश्यूज आते हैं, तो आप आराम से इसको क्या है कि जैसे जब भी आपका फ्री टाइम होता है उसमें आप इनको देखते रहो। थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि आपकी एग्ज़ाम राजस्थान की एग्ज़ाम है, और राजस्थान की अपडेट के हिसाब से आपको इसमें दिमाग लगाना है बस, ठीक है ना। जैसे ये मान लो कि राजस्थान का कोई विशेषांक है वो तो आपको पूरा ही पढ़ना है,
लेकिन जब ये आप है ना ये मंथली बेसिस वाली बुकलेट लेते हैं तो उसमें तो क्या होता है कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और ये सारे आते हैं। तो हालांकि बहुत ज़्यादा फेमस कोई चीज़ है नेशनल इंटरनेशनल, वो तो आपको पता होना चाहिए, बट फिर भी आप थोड़ा सा इसको रूटीन में रखेंगे तो ये चीज़ें आपके बहुत अच्छे से काम आएंगी। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा से देख लीजिए, लक्ष्य का बुक है उसको आप मैन बुक बनाइए, है ना। ये सिखपाल का पब्लिकेशन है, ये आप काम में ले लीजिए। इसके बाद में जब ये वार्षिक अंक आ जाते हैं, जो 24 वाला तो आपको मिल जाएगा, वो ले लो, उसको पढ़ते रहिए। और क्रोनोलॉजी है उसको भी आप चालू कर सकते हैं। तो ऐसे करके क्या है कि आप बहुत टाइमली आराम से इन चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो देखो मेरा खुद का जो मानना है, मैंने खुद जिन चीज़ों को फॉलो किया, क्योंकि मैंने लाइफ में केवल एक ही बार पढ़ा था जीके को, और इसी एग्ज़ाम के अंदर ये 50 नंबर का जीके चालू हुआ था, उसके बाद में तो कंटिन्यू चल ही रहा है। तो मैंने जो टारगेट बनाया था वो यही था कि 15 से 20 नंबर आने चाहिए बस। तो 15 पॉइंट कुछ नंबर हैं वो मेरे आ गए थे। तो मैंने जो कैलकुलेट करके मैं काम कर रहा था वो बिल्कुल सेम चला गया, मुझे दिक्कत भी नहीं हुई। तो वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वैसे ही काम कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप, क्योंकि मैंने तो इनको मुश्किल से 2 बार पढ़ा था, तो आपके पास तो बहुत लंबा टाइम है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ के छोड़ सकते हो, बाद में रिपीट कर सकते हो, है ना, रूटीन बेसिस पे रिपीट कर सकते हो। तो ऐसे आप इसको मैनेज करेंगे। चारों जो बुक्स हैं, 4 टाइप हो गए, ये तो आपकी एक एक बुक ही आएंगी, और ये मंथली क्रोनोलॉजी है वो आप ले सकते हैं। और कोई बात जो आप पूछना चाहते हो, आपके दिमाग में आ रही हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। हेलो। है ना, टाइमली आप इनको कवर करना चालू कीजिए। गुड लक, थैंक यू सो मच।